हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो आप लोगों का एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही बातें करूंगा कि अब नेक्स्ट आप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो। तो आप पिछले 10-15 दिन से एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मेंस का आपने कंप्लीटली छोड़ दिया था, ठीक है। तो अभी आपका मेंस का कोई पढ़ाई बिल्कुल ही स्टॉप था, ठीक है। तो अभी आपको आपका जो प्रैक्टिस है वो छूट चुका है। अब आपको फिर से वो प्रैक्टिस पर लाना है, ठीक है। तो आपका जो करंट अफेयर था वो नॉर्मली आप करंट अफेयर कंप्लीट करते रहोगे, ठीक है। उस पर कोई चेंजेस नहीं होगा। जो आप डेली करंट अफेयर का रूटीन फॉलो कर रहे थे वही करो, और रिपीटेशन में ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। जो प्रीवियस करंट अफेयर आपने पढ़ा है, प्रीवियस 4 या 6 महीने का करंट अफेयर, उनको ज़्यादा रिविजन दो, ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आपने जो पढ़ा है वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है और एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं पा रहे हो, एक ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपने पढ़ा था लेकिन ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए। क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ा हुआ है, वो आप अगर एग्जाम में छोड़ के आ रहे हो तो ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको रिविजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगर आपका नया करंट अफेयर अभी भी बाकी है और एग्जाम पास आ चुका है, तो मैं कहूँगा नया करंट अफेयर छोड़ दो। क्योंकि वो अगर पढ़ते जाओगे तो एग्जाम में उस पर कन्फ्यूज हो ही जाओगे और गलत ऑप्शन क्लिक करके आओगे, फिर नेगेटिव मार्किंग आएगा। तो अगर कुछ नया करंट अफेयर एकदम रिसेंट पढ़ना बाकी भी रह गया है तो छोड़ो, टाइम नहीं है तो छोड़ो। मैं ये कर रहा हूँ, टाइम अगर नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि आप पुराना करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करो। वहाँ से क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। तो रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो करंट अफेयर का। और इसके बाद आपको मेंस का मॉक तो आप सॉल्व करोगी। तो सॉल्व नहीं, पहले आप तो मेंस का एग्ज़ाम, जो मेंस का जो मॉक है उसको देना है आपको। तो जो एग्ज़ाम दोगे ना वो एकदम रियल जो एग्ज़ाम है उसका एक्सपीरियंस उस हिसाब से, उस एनवायरनमेंट बना के आपका एग्ज़ाम को मॉक लगाना है। ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब मेंस का तो एकदम बहुत 2.5 या 3 घंटे होता है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं थोड़ा एग्जाम इंग्लिश सेक्शन दे दिया फिर पॉज करके उठ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको कंटिन्यूअस वो मॉक देना है और एकदम एग्जाम का एनवायरनमेंट बना के देना है। अगर आसपास में आपका शोर शराबा है तो हेडफोन लगा दो कान में और एग्जाम दो। मैं ऐसे ही करता था, ठीक है। तो एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट में बीच में उठ के कहीं नहीं जाना है, पहले पानी वानी पी लो, ठीक है। टॉयलेट वॉयलेट नहीं जाना है। एकदम 3 घंटा या 2.5 या 3 जो भी हो एग्जाम में माहौल सेट करके आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ बहुत बच्चे नहीं करते वो है डिटेल एनालिसिस उस मॉक का जो आपने अभी दिया, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, बिना एनालाइज, थोड़ा बहुत एनालाइज करके फिर नेक्स्ट मॉक लगाने चले जाते हैं। तो वो दिन में 3-4 मॉक लगाने लगते हैं। मेथ्स का इतना मॉक लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप इतना लगा भी नहीं पाओगे अगर आप डिटेल में एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि एनालिसिस में बहुत टाइम ज़्यादा चाहिए और जाता भी है, ठीक है। अगर आप एनालिसिस में टाइम नहीं दे रहे हो तो ये बहुत ही आपके लिए वीक पॉइंट होगा। क्योंकि आप जो इम्प्रूव करना है चीज़ों को उनको आप फिगर आउट नहीं कर रहे हो, तो नेक्स्ट मार्क में वो चीज़ें इम्प्रूव हो ही नहीं रहा है। तो आपको एनालिसिस में भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि आप मॉक टेस्ट में दोगे। तो एनालिसिस डिटेल में करना है एकदम। देखो कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया, कितना टाइम देना चाहिए था एक्चुअल में, ठीक है। ऐसे करके हर एक क्वेश्चन को छान छान कर आपको डिटेल एनालाइज करना ही है। इसके बाद अगर आपका आरआरबी में जो रिजल्ट आया आरआरबी का उसमें नहीं हुआ है तो ये आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप एसबीआई क्लर्क आपको निकालना ही है, क्योंकि बहुत लोग आरआरबी में चले जाएंगे, ठीक है। बहुत लोगों का हो चुका है, होम पोस्टिंग मिल जाएगा, तो कंपटीशन थोड़ा कम चुका है अभी। एसबीआई क्लर्क अभी आपके लिए एक अच्छा सा ऑप्शन है, आपको निकालना ही है, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसके बाद एनालिसिस पे ये भी देखना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो क्वेश्चंस क्यों नहीं बने। अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस में जो क्या कंसेप्ट आप में कमी था, कंसेप्ट आपको नहीं आता था, ये ऐसा कुछ है। तो देखो अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस क्यों नहीं बने तो आपके मॉक में। इसके बाद क्या आपने उन क्वेश्चंस को स्किप किया था जो एक्चुअली में स्किप करने के लायक थे, ठीक है। एग्जाम में हर क्वेश्चन करने लायक नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको स्किप करना होता है एक्चुअली में, लेकिन आप उन्हीं क्वेश्चंस में फंसे रह जाते हो। तो उन क्वेश्चंस को स्किप करना भी एक एबिलिटी है। क्या आपने
सच में उन क्वेश्चंस को स्किप किया था जो स्किप करना चाहिए था, या वो क्वेश्चंस आपका एग्जाम में टाइम खाया आपका। ठीक है, इस चीज़ को फिगर आउट करो, ऐसे एनालाइज करना होता है। ठीक है, इसके बाद अंडर टाइम क्वेश्चंस जो आपके मॉक में रहे उनको सॉल्व करोगे। ठीक है, जो आपने मॉक के टाइम छोड़ दिए थे हार्ड वाले, उनको सॉल्व करोगे। ठीक है, उनसे आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, उनको सॉल्व करना, बिना सॉल्व के नेक्स्ट मॉक लगाने मत चला जाना। तो जब इतना सारा कुछ करोगे ना आप मॉक में, तो आपका बहुत टाइम जाएगा एक मॉक को अच्छे से एनालाइज करने में। तो टाइम लेके एनालाइज करो। ठीक है, और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते, मैं भी खुद था, तो जब एग्जाम पास आता है ना तो परसेंटेज खराब होने लगता है हमारे मॉक टेस्ट। ऐसा होने का बहुत कारण है। एक कारण ये भी होता है कि मॉक टेस्ट आप जितना लगाते रहते हो ना, पीछे जाते रहते हो, उतना हार्ड भी बनते जाता है। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म ऐसे ही बनाता है कि आपका प्रिपरेशन लेवल अप रहे, इसलिए वो हार्ड बनाते रहता है और आपका परसेंटेज फिर नीचे गिरता रहता है। तो इससे आप कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हो। तो अगर आपका परसेंटेज नीचे जा रहा है तो घबराने का कोई बात नहीं है। आपने प्रिपरेशन अच्छा अगर किया है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। ठीक है, और अपना स्ट्रैटेजी फिक्स रखना। वहाँ जाके एग्जाम में जाके चेंज मत करना। बहुत स्टूडेंट्स होते एग्जाम में जाके स्ट्रैटेजी पूरा ही चेंज कर लेते हैं नर्वस के कारण। तो ऐसा नहीं करना है, अपने स्ट्रैटेजी फिक्स रखो। और अगर आपका परसेंटेज नीचे आ रहा है तो मॉक मत लो, मॉक मत दो, सिर्फ सॉल्व करो और एग्जाम दे के आओ। ठीक है, हो जाएगा। एग्जाम इतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स हार्ड बनाते हैं जानबूझ के। एग्जाम में ऐसा रियल में हार्ड नहीं मिलता है। ठीक है, तो परसेंटेज अगर नीचे आ रहा है तो जस्ट सॉल्व करो और एग्ज़ाम दे के आओ। और मैं तो कहता हूँ कि 2-3 प्लेटफॉर्म से आप मॉक लगाओ तो एक वैरायटी मिलेगा। तो मेंस के पहले आप तो यही करोगे। ठीक है, सिर्फ मेंस का मॉक दो, हैबिट बनाओ खुद को। और रियल एग्ज़ाम में जैसा प्रेशर फील होता है वैसे ही प्रेशर घर पे बनाओ। ठीक है, और लगाते रहो ये कुछ दिन, आपका मेंस क्लियर होगा ज़रूर। अगर आपने मेहनत ईमानदारी से किया है तो ज़रूर मैं क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है मेंस में कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना होता है और कौन सा नहीं करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो आप मॉक में देते हो, हर बहुत प्रैक्टिस किया है, उस क्वेश्चन को एग्जामिनर इतना हार्ड बना के देगा कि आपका टाइम खाएगा और। ठीक है, तो आप एग्जाम में सोचोगे, मैं फॉर एग्जाम्पल सिम्प्लीफिकेशन पकड़ लेता हूँ। सिम्प्लीफिकेशन हर कोई करता है, सबसे पहले पकड़ता है। लेकिन मेंस में क्या होगा, ऐसा सिम्प्लीफिकेशन दे दिया, देख के लग रहा है कर लोगे, लेकिन वो टाइम खा रहा है बहुत। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो ना वो वर्थ दे इतना कि वो इतना टाइम खा ले। उतने टाइम में आप 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन एक पजल सॉल्व कर लेते, लेकिन एक सिम्प्लीफिकेशन आप जो सॉल्व करने जा रहे हो आपका टाइम खा रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं कर रहा है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको फिगर आउट भी करना एबिलिटी होना चाहिए आपके अंदर। तो स्किप करना एक आर्ट है, इसको सीखो। और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था मेरे टाइम पे। मेरा आरआरबी के सिलेक्शन में स्किप मैंने किया था, पूरा मैथ सेक्शन ही मैंने स्किप कर दिया था। ठीक है, इतना हार्ड आया था। तो कुछ क्वेश्चंस करके मैं मैथ में जो टाइम देने वाला था, घर से सोच के गया था, वो टाइम मैंने रीजनिंग और इंग्लिश में दे दिया, तो मेरा वहाँ पे नंबर बढ़ गया था। ठीक है, तो अगर हार्ड क्वेश्चन है तो सच में वो हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो सबके लिए हार्ड होगा। ज़्यादा प्रेशर मत लो, उसको स्किप करके आगे बढ़ो। यही एक मेन चीज़ है जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा, और लगाते रहो मॉक, इस बार आपका जरूर होगा। गुड लक।